नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज चर्चा का जो विषय है उसमें ये रखा गया कि न्यायपालिका में जो है SC, ST, OBC और इनके अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजेंद्र साहू जी, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता है। साथियों, ये यहाँ पर बताना इसलिए जरूरी है और इस विषय की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारत सरकार द्वारा, भारत की संसद द्वारा स्थापित जो है कड़िया मुंडा की जो कमेटी थी, उन्होंने देखा, पूरे देश भर में सर्च करके देखा कि जितने भी उच्च न्यायालय है, उन उच्च न्यायालयों में 481 पदों में से केवल 15 पद शेड्यूल कास्ट के पाए गए और 5 पद जो है जजों के शेड्यूल ट्राइब के पाए गए और केवल 35 जज जो है OBC के पाए गए। ये कड़िया मुंडा की रिपोर्ट में जो है ये बात मेंशन है। कड़िया मुंडा ने पूरे देश भर में जो है ये चर्चा, देश भर में से आंकड़ा इकट्ठा किया था कि किन किन न्यायालयों में कितने कितने जज हैं और उनमें कितने SC, ST, OBC के हैं। तो इस बात को देख करके उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया था कि जो है न्यायपालिका में एक खास वर्ग के लोगों का वर्चस्व है और एक खास वर्ग के लोग जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं एक तरह से जो है, और जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के फैसले दे सकते हैं जिससे कि जो पूरा पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय से वंचित रह सकता है। ऐसी आशंका उन्होंने जताई थी। उसी के साथ साथ जो है ना एक नचिपन आयोग भी गठित किया गया था। नचिपन आयोग ने भी जो है इसी बात का रिकमेंडेशन किया गया था कि न्यायपालिका में SC, ST, OBC का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आज तक जिस पर अमल नहीं किया गया। इसी के साथ साथ जो है भारत का जो संवैधानिक आयोग है, जिसे अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं, उन्होंने भी कई बार जो है रिकमेंडेड किया जा चुका है कि जो है न्यायपालिका में इसके वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो भारत के जो कई लॉ कमीशन चले हैं, उन लॉ कमीशनों ने भी ये जो है ये रिकमेंडेशन किया। जैसे लॉ कमीशन 1961 का था और 1963 का था, 1965 का था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो है न्यायपालिका में जो है वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन आज तक ये बात नहीं हो पाई है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजेंद्र साहू सर, जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अधिवक्ता हैं, और आज हम उनसे इस पर विषय पर चर्चा करेंगे। क्या कानूनी अड़चन है, क्या कौन सी बात है, या क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के लोगों का न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व अब तक नहीं हो पाया। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जितनी बातें मैंने बताई, और ये बात सभी के जहन में है लगभग, जो है एक पूर्वाग्रह से जो जातिगत भेदभाव है, और इसको ध्यान में रखते हुए जो आजकल एक बड़ी खाई हो रही है कहीं आरक्षण को लेकर इस तरह के बहुत सारे ऐसे फैसले दिए गए हैं जिन्हें जो आरक्षण की जड़ को ही काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए सर जो है मैं आपको आमंत्रित करता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि क्या अड़चन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC का न्यायपालिका में उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलने में क्या परेशानी है। जी सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब आज के विषय के लिए, और आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया है। तो सबसे पहले अगर आप संवैधानिक प्रावधान देखें भारत में जजों की नियुक्ति की, जी, तो संविधान में आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन सभी जगह जी, जजों के नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था की है। जी, कई लोग कहते हैं कि जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जी, या तो वो लोग संविधान को पढ़ नहीं जानते नहीं हैं, जी, जानते हैं तो जानबूझकर उसको नासमझी की बात करते हैं। जी। अब आपको मैं एक एक बताता हूँ कि आरक्षण की व्यवस्था जुडिशरी में किस तरह से है। जी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली की बात लें तो आर्टिकल 124 में कहता है जी, कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस को जी, डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। जी, 124 में ये दिया हुआ है आर्टिकल में। जी, अभी जो है इंदु मल्होत्रा जी को सुप्रीम कोर्ट का एक जज बनाया गया डायरेक्ट। जी, किस बेस पर बनाया गया? डायरेक्ट बनी है, ना कोई कंपटीशन से आई, ना हाई कोर्ट से आई है वो। जी, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज पहले भी बने लोग। जी, तो एक प्रावधान है कि सुप्रीम जज जो है राष्ट्रपति जी डायरेक्ट बना सकते हैं।
जी अब रही बात कि आरक्षण है कि नहीं। जी पहले नंबर, आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है। जी तो आरक्षण बहुत सोच समझ कर के दिया गया है और संविधान सभा में इसकी बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी आरक्षण को लेकर के, जी कि चूंकि सामान्य प्रक्रिया में जातिगत भेदभाव काफी है और जी इस वजह से जो भी है डिसीजन मेकिंग पोस्ट में वो जी SC ST OBC को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। वो जी जानबूझ के नहीं देते हैं। पहले तो वो कह देते हैं कि ये अवेलेबल नहीं थे, फिर कहते जी हैं सुटेबल नहीं थे, और जी अब जब सुटेबल भी हो रहे हैं, कोई जी अन्य तरीका लगा करके इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं ये। जी तो जी मैंने पिछली बार भी बात की थी आपको कि आरक्षण का देखिए जो है प्रावधान संविधान में कहता है आर्टिकल 16(4) में, जी उसमें लिखा है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट। जी 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 जज में अपॉइंटमेंट होता है जी या उसके पोस्टिंग होती है जज की। जी जी तो वो सर, कभी कभी अपॉइंटमेंट, आवाज फट जा रही है, कभी कभी हाँ आवाज हेलो, डिस्टर्ब अब हो जा रही है, थोड़ा सा इसको माइक ठीक कर लीजिए जी। अब ठीक है। जी हाँ ठीक है सर, हाँ, ठीक। तो जो 16(4) है उसमें कहता है जी कि रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट है। जी तो सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है जज का, जी वो भी अपॉइंटमेंट में आता है और जज के जो पोस्ट हैं वो पोस्ट में आते हैं। जी तो रिजर्वेशन के लिए साफ तौर पर बाबा साहब ने लिखा है, बहुत ही टेक्निकल शब्द उन्होंने यूज किया है। उन्होंने किसी जी पर्टिकुलर पोस्ट का नाम नहीं लिया है, ना कोई पर्टिकुलर प्रक्रिया का नाम लिया है या कोई प्रोसेस का। उन्होंने सिंपल सी वर्ड यूज किया है जी कि जहां जहां संविधान में अपॉइंटमेंट शब्द लिखा हुआ है वहां वहां रिजर्वेशन आप दीजिए। जी जहां जहां आपका कोई पोस्ट है, चाहे वो संवैधानिक हो या वैधानिक पोस्ट हो, आप वहां वहां रिजर्वेशन दीजिए। तो जी सुप्रीम कोर्ट में जज हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इनका जी अपॉइंटमेंट होता है। जी तो 16(4) के अंदर यह पोस्ट ऑटोमेटिक है कि रिजर्वेशन में आते हैं। जी अब ये कहना कि जुडिशरी में नहीं है, ये एकदम सरासर संविधान की मतलब अवहेलना है और जी संविधान का जो है मिस इंटरप्रिटेशन है। मतलब कि जी ऐसे लोगों को जज बना देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संविधान के साथ खिलवाड़ है, कि जो जी ऐसी बातें कह रहा है कि संविधान के हिसाब से आरक्षण नहीं हो सकता जुडिशरी में, जबकि संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसी तरह आप आर्टिकल 216 में 17 में जाइए तो वहां भी आपको हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की बात लिखा हुआ है। जी तो हाई कोर्ट में भी जज का अपॉइंटमेंट ही होता है, जी वहां भी पोस्टिंग ही होता है जज का, वहां भी पोस्ट होते हैं जज के। तो जी सीधी सी बात है कि 16(4) के डिफिनीशन के हिसाब से वो आरक्षण में आ जाते हैं। जी उसी तरह से आप आइए 312 में। 312 में आपको ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं। जी ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS हो गया, IPS हो गया है, और जी ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज की बात भी करता है वो 312 जी में, जी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज होंगे वो भी ऑल इंडिया लेवल से, जैसे IAS IPS का कंपटीशन होता है वैसे इनका भी होना चाहिए था। जी लेकिन अब तक ऐसी बात नहीं हो रही है। इसके लिए 2015 में एक बना था इस तरह से नेशनल जुडिशियल कमीशन। अब सरकार ने जो चीज बनाया, संविधान पार्लियामेंट के थ्रू जो कानून बनाया, जी उसको फिर जाके उसी ने कोर्ट में डिफेंड नहीं किया है। मतलब जी कहने का मतलब सरकार वहां जानबूझ के केस भी हार गई। तो जी एक तरफ लोगों को दिखाया कि मैं आपके लिए व्यवस्था तो कर रहा हूं लेकिन कोर्ट जो है आपको नहीं दे रहा है। जी तो सरकार जो है दो तरफा खेल खेल रही है। पब्लिक को समझा लेकिन बात ही नहीं रखी ढंग से, तो जी सीधी सी बात है तो आपकी बात को खारिज करेगा। तो जी सरकार की मंशा भी नहीं थी कि वो दे पाए दे इसे, जी और उसे जी कोर्ट जी में खारिज कर इन लोगों ने जान करके। तो जी संविधान में आपको 134 में सुप्रीम कोर्ट में जज के आरक्षण की बहाली है, जी व्यवस्था है।
जी 216 में जो है आपको हाई कोर्ट में जज की जो है बहाली में जो है आरक्षण की व्यवस्था है, जी और 312 में आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस की बहाली है उनके लिए भी व्यवस्था है। जी अब क्या जी होता है, ये तीनों की जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहाली का जी एक पावर ले लिया आजकल कॉलेजियम सिस्टम, जी कॉलेजियम इसने ये सारे पावर को अपने हाथ में ले लिया है। जी एक्चुअली क्या होता है कि 40% जो सीट होती है वो प्रमोशन से होती है। जैसे जी जो आपके तहसील के कोर्ट हैं या सब डिविजनल कोर्ट हैं, उनके 40% जज आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 40% जज वहां से आते हैं। 60% जी जज जो है वकीलों से डायरेक्ट भरे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जी के जी जो वकील जी जी उनको ली। तो ये 60% जो बहाली है वो हाई कोर्ट के हाथ में है, सीधी सी बात, जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं। फिर जी आपको हाई कोर्ट की जो बहाली है तो 40% वहां आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, 60% बहाली वो फिर हाई कोर्ट के वकीलों से ले लीजिए। जी उसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट में जो है 40% सीटें जो है वो है, हालांकि यहाँ तो वो मोस्टली ले ही लेते हैं वो हाई कोर्ट से, लेकिन उस जी रूल के हिसाब से भी चाहें तो ले सकते हैं 60% जो है वकीलों जी को डायरेक्ट। जी तो इस तरह की व्यवस्था है। और ये हम्म, कॉलेजियम संविधान का जो है वो संवैधानिक ही नहीं है, बल्कि जी इसको कह सकते हैं आप संविधान जी विरोधी एक व्यवस्था है, एक जी संस्था जो बना दिया गया है जी कॉलेजियम, संविधान विरोधी है। और जी संविधान विरोधी कहने का मतलब है कि गैर कानूनी की बात मैं कह रहा हूँ, ये गैर कानूनी है। जी एक होता है कि कोई ये काम किया मैंने कानून के दायरे में, हो सकता है मैं उसको ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया, तो जी उसको वॉइड बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। लेकिन ये जानबूझ करके किया गया व्यवस्था है। इसका एक मेन मकसद है कि किसी भी तरह थोड़ा से सा बोलिए। जी एससी, एसटी, ओबीसी के जी वकीलों को जज बनने से रोकने की व्यवस्था है। कॉलेजियम का मेन मकसद है कि इनको रोकना है। जी जी अब इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है, जी मंडल कमीशन जब लागू हो गया जी 1992 में, जी 15 नवंबर 1992 में मंडल कमीशन का जब जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट से, और उसे जो 16 लागू नवंबर किया गया, जी 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 तो लागू होने के बाद ये जो जुडिशरी में बैठे हुए हैं लोग, आरक्षण विरोधी लोग, जी उनमें एक बहुत बेचैनी आई और एक खलबली सी मची। जी और आनंद फानन में जो है जी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जो है जजों की बहाली जो है, जी हमारे जो संविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को पूरा पावर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सिर्फ जी कंसल्ट करें कि भाई हम इनको जो है जज बनाना चाहते हैं, सर बस थोड़ा इतना मोबाइल ही है। ऊपर कर लीजिए, मुंह मुंह आपके नाम के सामने ढक जा रहा है सर, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ये बस बस हाँ, बस ये सर। जी जी तो 124 में जो व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जी जी चीफ जी जस्टिस ऑफ इंडिया से सिर्फ इस बात को कहते हैं कि मैं इन लोगों को जो है वहां जज बनाना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, आपकी जी क्या राय है? जी बस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का उसमें थोड़ा बहुत राय देना है, अगर ना भी दे कोई बात नहीं, जी लेकिन उनका राय जो है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का राष्ट्रपति को मानना बाध्य नहीं है। जी ये है 124 में व्यवस्था। राष्ट्रपति जी जिसको चाहे उसको बना सकते हैं अपने, कोई 10 साल का जो वकील होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए उनको बना सकते हैं। जी जी लेकिन इन्होंने देखा जो मंडल कमीशन आने के बाद कि भाई अब तो हो सकता है यहाँ भी लग जाए, और उसी समय आपको जो है के.आर. नारायणन जी राष्ट्रपति बन गए, जी और उन्होंने जो है के.जी. बालाकृष्णन को जी सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किए, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। जी तो इन लोगों के मन में आशंका यही हुई कि अब जब इस तरह से एससी ओबीसी बन रहे हैं, ओबीसी जो बन जी रहे हैं राष्ट्रपति, और उसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर एक बन गए, तो दो आदमी मिल करके चाहें तो अपने लोगों को यहाँ पर भर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो जी इसको कैसे रोका जाए, जी इसको रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत जो है ये केस जी आया है। जी सबसे पहले कि आप जान लीजिए कि जो आरोपी है वो खुद जज है इसमें। तो जज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जो मुकदमा है, ये उसी की बात कर रहे हैं सर? जी मतलब
जी आपके खिलाफ केस है कि भाई जज की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जी तो आप ही उसमें जो आपकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आप ही जी। उसका फैसला दे रहे हैं। मतलब मुजरिम ही जज बना हुआ है यहाँ, हम मुजरिम मुजरिम। ही वकील बना हुआ है यहाँ पर, अब जी जी। मुजरिम ही यहाँ पर जो है सरकार के तरफ से वकालत कर रहा है। वकालत तीनों कर एक रहा तरह से मुजरिम है। है। ये जी जी पहला केस है कि जी जिसमें मुजरिम निर्णय कर रहा है कि मेरा चुनाव कैसे होगा, मेरा अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ये कैसे एक हो। बहुत बड़ी सोचने की बात है, हमारे ओबीसी भाइयों को सोचने की जरूरत है, एससी एसटी समाज के लोगों को, कि जी आप जिस न्यायालय पर इतना भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वो जी आपके विश्वासघाती हैं। जी वो कहता है कि मैं जी अपराधी हूं और मैं अपना फैसला खुद करूंगा, जी मुझे क्या सजा मिलेगी नहीं मिलेगी या मैं बरी हो जाऊंगा, इसका जी। फैसला मैं खुद करूंगा। खुद तो करो जी सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली और हाई कोर्ट की जजों की बहाली का केस यही है जी कि वो खुद कह रहे हैं जी कि मेरी बहाली कौन करेगा, इसका निर्णय मैं करूंगा। जी अब सोचने की बात यही है कि जी हमारे लोगों को यह बहुत अच्छी तरह जानने की जरूरत है जी। कि कोई भी आदमी अपने खिलाफ निर्णय दे सकता है, नहीं, सीधी बिल्कुल सी नहीं दे बात। सकता। और वो कह अपने रहे हैं खिलाफ नहीं कि दे मैं सकता। अपने खिलाफ जो भी निर्णय होगा या अपने पक्ष के निर्णय मैं ही जी दूंगा। तो जी ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है इस खेल का। जी दुनिया के कोई देश में जज की बहाली जज नहीं करता, जी वहां का एग्जीक्यूटिव करता है बहाली का। जैसे आईएएस आईपीएस की बहाली होती है, जी उसी तरह वहां बहाली का तरीका जो है हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, बहाली का तरीका जी कि राष्ट्रपति जी करेंगे। जी लेकिन ये लोग कर रहे हैं, अब कॉलेजियम में लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की बहाली में सीनियर मोस्ट 5 जज होंगे जी चीफ जस्टिस को लेकर के। जी अब सीनियर मोस्ट 5 जज इनके कौन होते हैं, वो एक जाति बिरादरी के होते हैं। वो जी उनके 5 सीनियर मोस्ट जज कभी भी आपके कोई दूसरे नहीं बन सकते हैं। जी जी अच्छा, एकाध आपके लोगों को ले लेते हैं, अभी जैसे जस्टिस आपके ये हैं गोविल जी हैं, जो जी गोविल जी जी जो जी है अभी, तो एक सवाल एक मुखौटा के तौर पर ले लेते हैं वो, ताकि जी यह ना लगे कि भाई इसी को मैंने लिया ही नहीं। जी जी और जहां तक आपको अल्पसंख्यक की बात है, तो अल्पसंख्यक में वो उन्हीं को लेते हैं जो अल्पसंख्यक में भी सवर्ण है। जी जी में आपको जो जैन है, जैन को ये रखेगा क्योंकि वो सवर्ण में आते हैं। जी जी वो पारसी को रख लीजिए, पारसी सवर्ण में आते हैं। जी वो सिखों को रखेंगे, वो जो सवर्ण सिख हैं उनको रखेंगे, जो एससी एसटी ओबीसी के सिख हैं उनको वो नहीं रखेंगे। जी मुस्लिम को रखेंगे तो वो जो सवर्ण मुस्लिम है उसको रखेंगे, जी जो वहाँ पसमानदा मुस्लिम है उसको नहीं, अशरफ मुस्लिम को रखते हैं। जी तो जी मुस्लिम समाज भी बता रहे हैं कि हमारे लोगों को तो ये प्रतिनिधि दे ही नहीं रहे जो पसमानदा है। जी तो जी आपको में 20% तो माइनॉरिटी मिल जाएंगे, जी लेकिन कहने को माइनॉरिटी है, लेकिन असल में वो जो है वो वही है, अपर क्लास को माइनॉरिटी है, वही लोग हैं ये। जी जी तो इसके नाम पर भी एक जो है खाना पूर्ति चल रहा है ये। असली माइनॉरिटी जो होना सी एस टी ओबीसी का, वो नहीं आ रहे हैं उसमें। तो ये सारे खेल हैं, और इस खेल को ओबीसी समाज को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। जी जी। ये एक सवाल है, ये जैसे आपने बताया कि जो लोअर कोर्ट है और हाई कोर्ट है, सब में जो है जो नियुक्ति की प्रक्रिया है सब एक लगभग एक ढर्रे पे ही चल रही है। और वो जो है, क्या ऐसा हो सकता है सर जो है जो अखिल भारतीय स्तर पर कोई एक न्यायिक सेवा का गठन किया जाए और जो है उसमें सभी जजों की नियुक्ति हो सकती है लोअर कोर्ट में भी, जैसे जिला कोर्ट में भी, और जो है हायर कोर्ट में भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी, क्या इस तरह का कोई प्रावधान बनाया जा सकता है या उसका अलग डिफरेंट है? इसके लिए मैंने बोला भी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनी थी 2015 में। हाँ सर, वो आया उसका था। काम था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली या नियुक्ति कैसे की जाए। जी जी लेकिन इसके बनते ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया था इसको, जी जी और जी चैलेंज करके वहां पर इसको जो कमीशन है इसको खारिज करवा दिया गया है।
जी जी। बनी थी, जो आप बता रहे हैं ना, ये हाँ बनी हाँ, थी वो और बनी थी, उसको जो उसको है खारिज करवा दिया। जी खारिज करवा दिया गया है। जी और जो सरकार राम मंदिर का फैसला करवा सकती है, जी जो सरकार बहुत तरह के काम करवा सकती है और जी SC/ST एक्ट को दोबारा से वो ला सकती है, तो जी वह कोर्ट फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को दोबारा से क्यों नहीं लाई? जी जी सवाल ये, अगर उसकी मंशा होती कि हम वाकई आपको जज बनाने को इच्छुक हैं OBC SC/ST को, तो जी इसको जी दोबारा से लाती संसद में और जी इसको 9th शेड्यूल में डाल करके जी कोर्ट के पावर से इसको बाहर कर देती। जी नहीं, ऐसा जी क्यों जी। नहीं किया? हाँ, तो तो एक सवाल यहाँ पे सर, एक सवाल जैसे खड़ा हो जाता है, जैसे आपने बताया, ये हम लोग भी इस बात को देखते हैं, पढ़ते भी हैं, जैसे ये कोलेजियम सिस्टम आया हुआ है और नियुक्ति हो रही है और NJSC को भी बनने पे रोक लग गई, कोर्ट ने ही रोक लगाया, उन्हीं ने मुकदमा किया, उन्होंने ही उस पर रोक लगा दिया गया। तो क्या जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसे जजों की नियुक्ति का पावर पहले कार्यपालिका के पास था, और ये 93 के फैसले के बाद जो कोलोजियम सिस्टम आया, ये न्यायपालिका में न्यायाधीश नियुक्ति का पावर उन्हीं के पास आ गया। तो अब जो क्या संसद में इसके खिलाफ कानून बन सकता है? जो कोलोजियम सिस्टम वाला मुकदमा था, उस मुकदमे का सोल्यूशन क्या ये हो सकता है कि जो है न्यायालय में उसको जो है बड़ी खंडपीठ के सामने प्रस्तुत करके उसे खारिज कराया जा सकता है क्या सर? देखिए, बड़ी खंडपीठ के पास जाने के बाद फिर मामला ये लटक जाएगा। जी जी वहां पर फिर वही बात होगी, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। संसद में ये दोबारा से मैटर को लाएं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटें। ये नहीं, सुप्रीम जब कोर्ट सब के जजमेंट, ये देखा जाता है सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यदि संसद में बहस होती है और संसद उसको पलट देती है, उस फैसले हाँ, को पलट देती है, तो फिर संसद जाकर के अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके द्वारा बनाए गए कानून को फिर खारिज कर देगी, क्या लगी ये संविधान सम्मत नहीं है। इसका क्या लो सोल्यूशन निकलेगा सर? अगर उस फैसले को संसद बदल देती है, उसको साथ में 9वीं अनुसूची में डाल दें। तो भी अनुसूची में 9वीं डाल अनुसूची में डाल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट का पावर सीज हो जाएगा। 9वीं जी जी अनुसूची में जी। डालने से कोर्ट का पावर सीज हो जाएगा ना, वो कर नहीं सकते फिर इस पर कुछ कार्रवाई। लेकिन एक और बार एक सबसे फैसला बड़ी, ये भी आया है सर, एक फैसला ये भी मैंने पढ़ा है, उसमें जो है कि जो 93 के बाद जो फैसले आने वाले हैं उनमें नौवीं सूची में डालने से कोई फायदा नहीं, उन पे भी सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी भी विवेचना कर सकती है। देखिए रूल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट तो 9वीं अनुसूची को कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो जबरदस्ती जी, कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती जो कर। है जी एक मनमानी कर रहे हैं जी और सरकार को कहीं न कहीं इसमें हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा। सुप्रीम जी जी कोर्ट जी के मनमानी को रोकना पड़ेगा। लेकिन जी अभी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वो दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के भीतर में जो है वो एक ही हैं। वो जी अंदर जी से जी। वो जो है वो खाली हम्म। गेंद गोल पोस्ट बदल रहे हैं खाली, कि जी हम जी गोल जी आपके पास फेंक देंगे, आप मेरे पास फेंक देना। आप जो बोल रहे हैं ना, ये जी 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 बिल्कुल असल, अगर चाहें तो सबसे पहले इनको तो वो विश्वास प्रस्ताव लागू करके इन जजों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी लेकिन ये कुछ करके ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम जी कोर्ट एब्सोल्यूट नहीं है। सुप्रीम जी कोर्ट जी से बड़ा जो हमारा संविधान है, जी जी संविधान से बड़ा नहीं। अगर संविधान के खिलाफ कोई जजमेंट आ रहा है जी तो हमारे संसद को ये पावर दिया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो जी विश्वास प्रस्ताव लाने का तक उनके पावर है। अगर जी ऐसे जी जजों के खिलाफ तो जी ऐसा जी नहीं जी जी। नहीं है। लेकिन जो हम्म। वहां बैठे हुए हैं कॉलेजियम के लोग जो बैठे हुए हैं और जो सरकार में जो बैठे हैं, वो जी अंदर से एक ही लोग हैं। जी जी, आप इन, सरकार में बैठे हुए लोग और संसद में बैठे हुए लोग और न्यायपालिका में बैठे हुए लोग, वो हाँ सब एक ही बिल्कुल, प्रकार का गेम खेल रहे हैं। हाँ हाँ, वो एक बिल्कुल ही नहीं लोग, चाहते कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC और इनके हाँ हाँ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बिल्कुल प्रतिनिधित्व बिल्कुल बिल्कुल जो है बिल्कुल। न्यायपालिका में हो, तो जो है जब इस तरह की बात होगी कि बहुत बड़ा जो है कॉन्स्पिरेसी जो है इस पूरे बड़े समाज के साथ देखने को मिल रही है, तो इसका निराकरण करने के लिए जो है एक गाइडलाइन जो है इस पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है तय करनी चाहिए। मतलब इस तरह का कोई एक आंदोलन हो या फिर कोई इस तरह का, क्या उसका क्या सजेशन हो सकते हैं सर?
इसके लिए जो भी बहुजन वर्ग हैं, ओबीसी, जी SC, ST, जी इनको अब हर जगह अपने लोगों को ही वोट देना पड़ेगा। जी आप अपनी वोट को समझ लो कि जो तुम्हारी रोटी और बेटी की रक्षा ना करे उसको वोट नहीं देना है। जी जी आपने वोट उसी को देना है जो आपकी बेटी और रोटी की रक्षा करे। जी जी दूसरी बात है जी कि जब हमारी सरकार आएगी तो फिर वो सरकार इस तरह की कार्रवाई करेगी, ये सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है। जी अब जी जी आप जो है इतनी संख्या में आप बाहर निकल भी नहीं सकते हैं जो इनको आप हिला सकें। 2 4 जी 10 20 लोग निकलेंगे तो उसके जी खिलाफ ये कई धाराएं लगा करके उनको अंदर कर देंगे, जी तो जी उससे कुछ नहीं होना है। तो जी ये जी जी समाज एकजुट होना पड़ेगा, पहले हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे साथ अब हम्म, न्याय जो है हमारे लिए एक षड्यंत्र बन चुका है। हमारे जी 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 खिलाफ वो जानबूझ के काम कर रहे हैं और जी सरकार जो कुछ नहीं कर पा रही है वो कोर्ट के माध्यम से करवा रही है। कोर्ट के तो माध्यम से करवा रहे हैं। जो है एक हथकंडा बन चुका है हमारे न्याय देने के लिए नहीं, जी जी हमारे साथ अन्याय कैसे हो इस जी अन्याय को करवाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। जी तो जी जी कोर्ट हमारे लिए जो अब न्याय का जरिया नहीं बन गया है बल्कि हमारे साथ अन्याय करने का जरिया हो गया है। जी तो जी जी कहीं ना कहीं देश में जो है एक सिविल वार के लिए भी लोगों को उकसा रही है कोर्ट अपने फैसले के माध्यम से। कोर्ट के जो जी जी फैसले आते हैं जी अन्याय पर आधारित है और समानता पर आधारित है। आज देश में फिर से जी जो है सामंतवाद को नए सिरे से स्थापित कर रही है न्यायपालिका। जो यानी ये जमींदारों कहा से जाए कि जमीनें ले न्यायपालिका के ली गई। माध्यम से, ये इसका मतलब ये होगा न्यायपालिका के हाँ। माध्यम से सामंतवाद की पुनर्स्थापना का जो है कार्यक्रम जारी है। जी, हम्म, हम्म। न्यायपालिका के माध्यम से जो है आपका ऑडियो नहीं। सामंतवाद की। आप, मेरा ऑडियो नहीं आ रहा? न्यायपालिका के मतलब हाँ, आपकी इस तरह आवाज के, आप हाँ हाँ जी जी, न्यायपालिका में जो मतलब इस तरह का जो आपकी फैसले जो आवाज दिए जा रहे हैं। जी जी, हेलो हेलो, जी जी आप जी, हेलो। आपका ऑडियो वीडियो दोनों हो गया। हाँ। ऑडियो भी, अब कैसा है? हेलो। ऑडियो आ गया? हाँ, अब ऑडियो ऑडियो। हाँ हाँ, एक अभी जो है ऑडियो ठीक है, वीडियो आपका। हाँ आ जाएगा वीडियो भी। अभी एक सवाल जो है स्क्रीन पे हाँ। जो है एक आदमी ने दिया है, वो ये कह रहा है कि जो है कि न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। फिर वकील साहब ये कह रहे हैं कि जो है ये कौन से आर्टिकल के तहत कह रहे हैं कि जो है कि वो वहां पर जो है आरक्षण की व्यवस्था संविधान प्रदत्त है। क्या ये सर आर्टिकल 12 का के बारे में तो इंगित नहीं कर रहे हैं, जहां पर स्टेट की बात की थी? थोड़ा इसको दोबारा से क्लैरिफाई कर दीजिए। एक व्यूवर का सवाल है, वो ये कह रहा है कि जो ना सर कह रहे हाँ। हैं कि जो है आरक्षण न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था संविधान प्रदत्त है, और जबकि ये कहा जाता है कि हम्म, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। तो क्या सरकार सर का जो है राजेंद्र साहब सर का जो कहना ये है कि आर्टिकल 12 की ओर इंगित उनका है कि आर्टिकल 12 में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? सवाल ये पूछ रहा है व्यूवर। हाँ, जी जी ये जो दर्शक हमारे हैं उनका बहुत स्वागत है। और जी वो अब हमारे लोग इस तरह की चीजें पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी इनके सवाल का मैं जवाब दूंगा और इनके शंका का समाधान भी करूंगा। हाँ, जी जी वो जी जी बिल्कुल सही पकड़े हैं कि आर्टिकल 12 जो दिया हुआ है, आर्टिकल 12 में जी जो कहता है, जी देखिए 16(4) में जो कहता है कि रिजर्वेशन आपको कौन देगा और कहाँ देगा, जी तो स्टेट देगा, है ना, जी इन द जी जी हाँ सर्विसेज ऑफ स्टेट। जी और किस में देगा? अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग में देगा। जी अब स्टेट का मतलब 12 में जो कह रहे हैं, 12 में कहता है जी स्टेट का मतलब होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट जी ऑफ राज्य सरकारें होती हैं और जी विधान मंडल होती है जो जी राज्यों की वो सभाएं हैं। फिर जी आपको आता है लोकल अथॉरिटी आती है और अदर अथॉरिटी आती है। ये सारी जी चीजें जो दिए हुए हैं वो सारे स्टेट के अंदर आते हैं। और जी या इन सभी जगह में अपॉइंटमेंट जहां जहां है शब्द वहां जी वहां मिलेगा। अब जैसे आईएएस का संविधान जी में कहीं लिखा नहीं है कि आईएएस में अपॉइंटमेंट देना है। जी जी संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो है
सेक्रेटरी में आरक्षण देना है, आपको कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी टीचर में आरक्षण देना है, किसी डॉक्टर का, इंजीनियर का आरक्षण लिखा नहीं है कोर्ट में, ये संविधान में। तो उसी तरह जज का भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है? आप मास्टर को दे रहे हैं, प्रोफेसर को दे रहे हैं रिजर्वेशन, इंजीनियर को, डॉक्टर को दे रहे हैं, तो जिस तरह उनको दे रहे हैं उसी तरह से जज को भी देना है आपको रिजर्वेशन। जी जजों की तो इनको में भी जहाँ जहाँ अपॉइंटमेंट, हमारा जो है चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है, इसीलिए चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी आरक्षण के दायरे में आता है। एक बार जनरल से बन जाए, एक बार ओबीसी बन जाए, एक बार एससी बन जाए, एक बार एसटी बन जाए, ये रोटेशन पॉलिसी से बनेगा। ये जैसे आपके प्रधान का इलेक्शन होता है गांव में, एक बार ओबीसी का सीट होता है, एक बार एससी का सीट होता है, एक बार जनरल का सीट होता है। तो उसी तरह जिसे प्रधान का सीट है, वैसे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सीट है। वो छोटा है जगह, ये बड़ा जगह है, लेकिन बात वही है। ये तो संविधान में कहीं आपको लिखा है कि इंजीनियर को देना रिजर्वेशन, या डॉक्टर को देना, या प्रोफेसर को देना, लेकिन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो जिस तरह इनको दिया जाएगा उसी तरह से जजों का भी आरक्षण है, इसी लाइन पर दिया जा सकता है। जी तो दिया जा सकता है, मगर ये दे नहीं रहे हैं। जो आर्टिकल 12 कहता है कि जहाँ जो स्टेट की बात की गई है वो भी एक स्टेट के लेवल में ही है, जहाँ पर अपॉइंटमेंट है, पोस्ट है, जहाँ पद है और नियुक्तियां, दोनों में पद और नियुक्तियां दोनों है। जहां जहां पर भी पद और नियुक्तियां होगी वहां पर आरक्षण लागू होगा आर्टिकल 16(4) के तहत। जी यही ना कहना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो इसमें जो है बात आई है कि एडक्वेट की। अब एक सवाल और आया है इधर, जो कह रहे कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन वाले मामले में जो है, ये कह रहे हैं कि जो इनिशियल एंट्री है, एक प्राइमरी स्कूल का, वो लिख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल का अध्यापक बन गया है और हेडमास्टर की तो नियुक्ति डायरेक्ट होती नहीं है, तो वो जब प्राइमरी स्कूल मास्टर की नियुक्ति होने से हेडमास्टर बन जाता है, तो जो है उसमें क्या प्रमोशन का हक बनता है कि नहीं बनता? प्रमोशन में आरक्षण का हक बनता है कि नहीं बनता है? व्यूअर्स का सवाल है सर। हाँ, अब इनका देखिए, जो सवाल है बहुत अच्छा है। संविधान में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग, है ना? तो आप एक बताइए कि जो प्रिंसिपल का पोस्ट है वो एक पोस्टिंग है मास्टर का पोस्टिंग होता है या अपॉइंटमेंट होता है ना? अपॉइंटमेंट। तो इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। तो अब किसी का अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग के तरीके क्या क्या हैं? तो तरीके हैं, या तो उनका कोई सिलेक्शन होगा, या तो उनका कोई नॉमिनेशन होगा, या तो कोई इलेक्शन होगा, है, या तो उनका कोई रिक्रूटमेंट होगा। तो ये सारे तरीके हैं अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग के। तो प्रमोशन जो है पोस्टिंग का एक तरीका है। प्रमोशन कोई पोस्ट या कोई अलग चीज नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट कैसे करेगा? कोई प्रमोशन करके तो करेगा अपॉइंटमेंट आपको। आपको कोई सिलेक्शन, कोई कंपटीशन लेगा, कोई सिलेक्शन करेगा, तभी तो अपॉइंटमेंट देगा आपको। आपको कह दे कि भाई सिलेक्शन में कैसे देंगे रिजर्वेशन, तो भाई आप अपॉइंटमेंट करेंगे कैसे किसी का? अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रक्रिया तो अपनाएंगे। तो प्रक्रिया है ये जो है प्रमोशन जो है, या सिलेक्शन है, या रिक्रूटमेंट है, या नॉमिनेशन है, या इलेक्शन है, ये प्रक्रिया है इनके अपॉइंटमेंट के और पोस्टिंग के। तो सीधी सी बात है, जब वो प्रक्रिया में आप देंगे नहीं तो उनका अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग होगा कैसे प्रिंसिपल में? आप एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि SC ST का जो है सांसद बनते हैं हमारे रिजर्वेशन से, MLA बनते हैं उनके, है ना? जी बनते हैं। अब हमारे यहाँ जो है कहता है कि भाई संख्या के अनुपात में SC ST के सांसद MLA बनेंगे हमारे। ये आर्टिकल आपको जो है 330 से लेके 334 तक के बातें हैं इसमें। तो अब कहे कोई कि इलेक्शन में जो है हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो इलेक्शन में रिजर्वेशन नहीं देंगे, वहां पर सीट रिजर्व नहीं करेंगे, विधानसभा लोकसभा का सीट रिजर्व नहीं करेंगे, तो आरक्षित वर्ग का इलेक्शन जीतेगा कैसे? अब सीधी से इसका मतलब आपको इलेक्शन में रिजर्वेशन है। तो जब तक आप इलेक्शन में रिजर्वेशन होने की वजह से ही हमारे जो है 22.5% SC ST जो है सांसद MLA बनते हैं। तो उसी तरह से जब तक आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देगा तो आप हेडमास्टर बन ही नहीं सकते। अगर हेडमास्टर, या तो हेडमास्टर की डायरेक्ट बहाली करें,
जी। अगर डायरेक्ट बहाली करेंगे तो सीधी हो जाएगा, डायरेक्ट में आ जाएगा रिजर्वेशन। और अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रमोशन भी देना पड़ेगा। वो तो तरीका है ना, जी अपॉइंटमेंट का तरीका है, ये बहाली जी का या पोस्टिंग का तरीका है। तो जी तरीका में ही तो देना है, तरीके में नहीं देंगे तो कैसे जी होगा। अब जी आईएएस जी का कंपटीशन 3 स्टेज में होता है, एक प्रीलिम्स जी होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू फाइनल। होता है। जी तो आपको जो है एससी कैटेगरी के भी जो है 10 गुना जितने सीट है उनके उनके 10 गुना एससी को बुलाते हैं मेन में आप। जी जनरल वाले को भी जितनी सीट है उनकी 10 गुना आप मेंस में बुलाते हैं उनको। ओबीसी वाले को भी 10 गुना बुलाते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो पता चला कि प्रीलिम्स में एससी एसटी सब छट गए, वो तो जी आएंगे जी नहीं तो मेंस में आएंगे ही नहीं। तो जी प्रीलिम्स में बिल्कुल जब सही। रिजर्वेशन नहीं देंगे तो जी मेंस में जी वो जी कैसे आएगा वो। जी जी अच्छा, जी मेंस में उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे तो इंटरव्यू में पहुंचेगा ही नहीं, पता चला वो मेंस में ही छट गए वो, जी जी छट है के कि चला नहीं। गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी तो बात। उसी तरह से आपको जो है टीचर में रिजर्वेशन दिया है तो जी प्रमोशन में भी अपॉइंटमेंट में दिया है या आपका सिलेक्शन में दिया है, तो प्रमोशन में नहीं देगा तो आप तो बन जी ही नहीं सकते हेडमास्टर फिर प्रिंसिपल। तो वहां भी जी जरूरत है, या तो वो जी उनका जी डायरेक्ट भर्ती करें, नहीं डायरेक्ट करते हैं तो फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन दें। यही जी तो जी नियम है जी इसका हर जगह। जी जी हर जगह नियम है। तो ये ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा सवाल, उसका सवाल का जवाब मिला। सर यहाँ पर एक सवाल है कि जैसे न्यायपालिका जो है न्याय के क्षेत्र की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, और इस संस्था पर जो है सभी को विश्वास करना चाहिए और सभी को विश्वास इसमें आना चाहिए। तो एक यहाँ हमारा व्यूअर्स जो है सवाल पूछ रहा है कि आप लोग न्यायपालिका के खिलाफ इतनी देर से बोले जा रहे हैं, पहले भी आप लोगों के कई वीडियो हमने सुने हैं, और आप लोग न्यायपालिका के खिलाफ बोले, कहीं न्यायपालिका आपके ऊपर मुकदमा लाद के जेल में नहीं डाल देगी? न्यायपालिका हम्म। की अवमानना आप लोग कर रहे हैं। तो सर इसमें आपका क्या कहना है इस सवाल के उत्तर में? जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोविजन है उसमें लिखा हुआ है जी आप संवैधानिक दायरे में चर्चा कर सकते हैं। जी संविधान का जो प्रोविजन है उसके तहत जी आप उसका व्याख्या कर सकते हैं। जी जी ऐसा नहीं है कि उसको गाली दे रहे हैं या उसको बात कर रहे हैं उल्टा। जी जो जी संविधान में व्यवस्था है, हम उसके देखिए जी कोई भी प्रोविजन की बहस हर कोई कर सकता है अपने हिसाब से, जी जी चाहे वो जी गलत बहस हो या सही बहस हो, लेकिन चर्चा तो है। तो उस पर जी जी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, उस पर कोर्ट की अवमानना नहीं लगता है। जी 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 जो कोर्ट की अवमानना है उस पर नहीं लगता। अगर आप संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं तो उसके दायरे में कोई चीज गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। तो आपको जी उस दायरे में बात कर रहे हैं ना। जी जी आप जी कोई हाँ अगर अगर अब कोर्ट का फैसला ऐसा आए जो जनमानस के खिलाफ आता है, जी जन जी भावना के खिलाफ आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के ऊपर कुछ बोले ही ना। जी जी कोर्ट को इसलिए दिया गया है उस तरह का कि आपको प्रोटेक्शन इसलिए दिया गया है कि आप जी सही काम करें फिर भी लोग आपके खिलाफ बोले तो आप वो करें, लेकिन जी आप जी गलत करेंगे गलत नहीं बोलेगा लोग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जी तो जी ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो प्रोविजन है ना उसमें आप पढ़ लीजिए, वो उसमें लिखा हुआ है प्रोविजन में जी जी कि प्रोविजन कोर्ट है के जी खिलाफ आप बात करें, लेकिन जी आपका जो संवैधानिक प्राविधान है उसके तहत बात करिए। उसके अगर उस बाद जजमेंट संवैधानिक खिलाफ है तो बोलिए कि गलत है ये। जी 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 इसी यही यही हवा खड़ा खड़ा के सुनिए, यही हाँ हवा हाँ खड़ा खड़ा करके तुमको डराया जा रहा है ये। हाँ डराया जा रहा है फिर लोगों को जो है कि आप न्यायपालिका के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल में डाल देगी हैं। हाँ तो जी भैया आप गलत करिएगा, संविधान जी बड़ा है या तुम बड़ा हो। संविधान भाई बड़ा। जज बड़ा है या संविधान बड़ा है, उसको जी जी किसने दिया पावर की संविधान की हत्या करे। जी संविधान जी में वो जी कह देगा, नहीं वो कैसे कह सकता है कि मैं मुजरिम हूं और मैं ही जज हूं, ऐसा जी थोड़ी हो जी सकता है। जी जी आपके जी खिलाफ फैसला है, आपके खिलाफ केस है, आप जज क्यों बन रहे हो भैया, जी आप किसी और को जज बनाओ। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा एक एक जो है वीवर्स, आज वीवर्स पे ही सवाल हो गए, वीवर्स लिख रहे हैं सर जो है वो ये कह रहा है कि ना सर ने कंसल्टेशन और कंसेंट की बात किया, क्या हाँ, कंसल्टेशन और कंसेंट दोनों एक ही शब्द है या दोनों का एक ही मतलब निकाला जाता है? ये बहुत बड़ा अथी काम घटिया वाला काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी जो जी जी हमारा ओरिजिनल संविधान है जो बाबा साहब ने लिखा है उसमें लिखा कंसल्टेशन, कंसल्टेशन राष्ट्रपति माने सिर्फ हाँ जी कंसल्टेशन वर्ड है, कंसल्टेशन जी का वर्ड होता है कि राष्ट्रपति जी चाहे तो चीफ जस्टिस इंडिया की बात माने या ना माने उनकी मर्जी है।
ये क्या कर दिया है कि कंकरेंस जो कॉलेजियम वाला सिस्टम में कॉलेजियम जो जज जो जिनको बनाएंगे जज उनको दे देंगे लिस्ट बना के सरकार को कि इनकी अपॉइंटमेंट। तो इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम जो रिकमेंड कर देगा जिस नाम को, सरकार को राष्ट्रपति को उन नामों पर डिट्टो हाँ करना पड़ेगा। ये कंकरेंस ये इन्होंने इसी तरह बना करके अपनी वर्चस्व कायम कर लिया। अगर वो एक बार नहीं मानते हैं, कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं इस नाम को दोबारा से विचार करिए, तो सुप्रीम कोर्ट वो चाहे उस नाम को दोबारा भेज दे तो दोबारा वो फिर वापस नहीं कर सकते, उनको अपॉइंट करना उनकी मजबूरी होगी। ये कहाँ का रूल है भैया? सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा अथॉरिटी राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति के अथॉरिटी को एक सुप्रीम कोर्ट का जज चैलेंज कर रहा है कि नहीं आपसे बड़ा मैं हूं। ये कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति के अंदर आता है। हमारा सबसे बड़ा जो है गणतंत्र का सबसे बड़ा अफसर जो होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। लेकिन आप कह दो कि अगर हम दूसरी बार आपको उन्हीं नामों को वापस भेज देंगे तो यू हैव टू डू, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा इन नामों को, आप उसको दोबारा हमें वापस नहीं भेज सकते हैं। ये है इनका कंकरेंस। मतलब आप राष्ट्रपति जी को कंकरेंट होना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, जबकि वो कंसल्टेशन वर्ड है। तो सबसे बड़ी ये मतलब ये सबसे बड़ा जो है कुठाराघात इस बात पर किया गया, कंसेंट शब्द को कंसल्टेशन को कंसेंट में जो है कन्वर्ट कर दिया। तो अभी ये कह के तो इसका मतलब ये जो है राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला मैटर हो गया। तो इन्होंने जो है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो उनके दायरे में नहीं है उन्होंने उसको लगा लिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट करने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है, वो केवल इंटरप्रिटेशन करती है। तो यहाँ पर जो है राइट करने का काम है, कंसल्टेशन शब्द को कंसेंट में जो है एक तरह से राइट करना, ये भी है। बहुत अच्छा सवाल जो है। अब जो है एक बात ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति KR नारायण ने जो है इच्छा शक्ति दिखाई और जो है जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो कॉलेजियम बन के गया था उन्होंने जो है उसे बैक कर दिया था और शेड्यूल कास्ट के जजों की नियुक्ति संभव हो सकी। तो थोड़ा सा इस पर भी इनका मार्गदर्शन करिए सर, क्या मामला था KR नारायण वाले मामले में, क्यों जो आज राष्ट्रपति कोविंद जी है वो भी कर सकते हैं इस तरह का काम? क्या हाँ, देखिए KR नारायण जी जो है वो मद्रास यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे थे और वो जो है ऑक्सफोर्ड से वो DS की डिग्री ली है, डॉक्टर ऑफ साइंस की। भारत से 2 ही आदमी जो है डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली है, एक बाबा साहेब अम्बेडकर और दूसरा KR नारायण साहब थे। तो उनके पास आया था जजों की लिस्ट की भाई आप इन जजों को अपॉइंट कर दीजिए, क्योंकि उस समय कॉलेजियम बन चुका था। 1995 में जो है जस्टिस वर्मा का जो बेंच था उसने कॉलेजियम को एस्टेब्लिश कर दिया था। और ये तकरीबन जो है जो KR नारायण जी थे वो उसके बाद ही थे, वो 96 की 97 की बात है ये। तो उस समय जो है ये कॉलेजियम वाला सिस्टम बन गया, तो कॉलेजियम ने एक लिस्ट बना के भेज दिया KR नारायण जी को। तो KR नारायण जी बोले कि भाई इसमें एक भी SC ST OBC जज नहीं बन सकता जो लिस्ट बना के भेजे हैं। उन्होंने उस लिस्ट को वापस कर दिया था। तो जब वापस कर दिया तो फिर उन लोगों को बहुत शर्मिंदगी हुई इस बात को लेकर के। और उसके बाद तो फिर जो है तो फिर उसके बाद जो है KG बालाकृष्णन जी उसी के संदर्भ में फिर उनका नाम आया था, सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे वो। उसके बाद तो कोई इस तरह का जज बन भी नहीं पाया, उसके बाद तो कोई इस तरह की नहीं बन पाई है। राष्ट्रपति को इतनी पावर है कि ये सारे जजों को आज ऑर्डिनेंस निकाल के चाहें तो कॉलेजियम खारिज करके इनका सारा अपॉइंटमेंट रद्द कर सकते हैं, इनकी पावर को सीज कर सकते हैं। ये है राष्ट्रपति को इतना पावर है हमारे, वो अपने संविधान के हिसाब से आज के दिन वो सारे इनके नियुक्तियों को जो है वो और संवैधानिक घोषित करके इनको खारिज कर सकते हैं और नए सिरे से भर्ती कर सकते हैं, उनको पावर है इनमें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। KR नारायण जैसे राष्ट्रपति की जरूरत है। अब ये कोविंद जी को इसलिए तो बना दिए हैं कि वो तो संविधान को शायद पढ़ भी ना पाए हो ढंग से। जो अब उनका सवाल कोविंद जी के संबंध में था, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? कोविंद जी ऐसा कर सकते हैं तो शायद जी वो भी कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। कोविंद जी के
कोविद जी जी के लिए या के.आर. नारायण जी के लिए संविधान अलग अलग नहीं है, सबके लिए संविधान जी एक ही है। जी जी वो दोनों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, उसमें भी संविधान यही था। जी बाबा जी साहब ने कहे कि कोई भी संविधान बुरा या अच्छा नहीं होता है। अगर उसको जी चलाने वाले लोग अच्छा हैं तो बुरे संविधान भी अच्छे साबित होंगे, और चलाने जी वाले बुरे होंगे तो अच्छे जी संविधान भी बुरे साबित होंगे। ये तो बाबा साहब जी अम्बेडकर पहले ही बात बताई थी। जी जी तो जी, ये बात चलाने पे। जब जब आए हैं सही लोग तब तक सही काम हुआ है। अब गलत लोग आ जी रहे हैं तो गलत काम, वो संविधान को गलत बता रहे हैं जी गलत, जी खुद जी जी गलत है और बात। संविधान बता रहे हैं। जी जी, अभी तक की डिस्कशन में सर बहुत अच्छा व्यूवर्स का भी सवाल आया, इंटरेक्ट कर रहे हैं व्यूवर्स भी लोग, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा ये है कि न्यायपालिका में एससी एसटी ओबीसी एंटी डीएनटी विजेएनटी और इनके अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उसमें क्या क्या रुकावटें इन लोगों ने अड़चने पैदा की है, इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो सवाल घूम करके आ रहे हैं, निकल करके आ रहे हैं, व्यूवर्स इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो भी उनका भी मकसद इसी तरह का है, उनको भी उनकी जिज्ञासा है कि सभी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो आजकल कंफ्यूजन होता है कि न्यायपालिका के खिलाफ बोलोगे तो न्यायपालिका जेल में डाल देगी, और जो संविधान सम्मत जो डिस्कशन है उसमें सब वो कैसे जेल में डाल देगी, इस तरह के जो मतलब जो डर है वो खत्म होगा लोगों के बीच का। और आपने एक बात कही थी बीच में, जो शुरुआत में जब चर्चा शुरू हुई थी, कि 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का मुकदमा आया और उसमें फैसला दिया, कोलेजियम सिस्टम बनाया, तो आपने एक बात शुरुआत में कही थी कि जो मंडल कमीशन के लागू होने का रिजल्ट था, ये कहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद पर या जस्टिस पद पर, चीफ जस्टिस के पद पर अगर चला जाए, कहीं हो सके पूरी जो है न्यायपालिका में जो है एससी एसटी ओबीसी के जजों की नियुक्ति कर दे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के हाई कोर्ट तक के जजों की नियुक्ति कर दे, या करवाने में कामयाब हो जाए, तो उससे बचने के लिए देखिए मंडल कमीशन लागू हुआ भी नहीं था। मंडल कमीशन का 16 नवंबर 1992 को केवल फैसला ही आया था, और उसका नोटिफिकेशन 93 में निकला है, और उससे पहले ही इन लोगों ने जो है अपनी व्यवस्था बना लिया। मतलब कितने एडवांस इन्होंने सोचते हैं, जैसे सदियों से जो इस पूरे दबे कुचले वंचित समाज को दबा के जो रखा है, तो उन्होंने ये पहले ही तय कर लिया कि मंडल कमीशन लागू होने से ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें न्यायपालिका, इसमें क्या कहते हैं, शासन प्रशासन में होगा, शिक्षा में होगा, उनके अंदर अवेयरनेस आएगी। 15% शेड्यूल कास्ट और 7.5% शेड्यूल ट्राइब ऑलरेडी शासन प्रशासन में है, और जो है 27% ये भी हो जाएगा। तो अगर इनकी संख्या 50% होगी तो 50% आधा भी अगर लागू हो गया तो भी ये उनके ऊपर भारी पड़ता दिखाई देगा। तो इस बात से बचने के लिए उन्होंने यही फैसला निकाल लिया, जो सर आपने बताया कि जो है उन्होंने ये दूरगामी परिणाम देख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि इनके जस्टिस बन करके सुप्रीम कोर्ट जो हमारा वर्चस्व है हमने बना के रखा, हमारे पुरखों ने इन्हें दबा के रखा है, हमारे पुरखों ने इनसे जो है गुलामवंत व्यवहार किया है वो, और आज हम इनको आजाद होता देखते हैं अम्बेडकर साहब की वजह से, या इनके महापुरुषों के चलाए गए आंदोलन की वजह से, जब ये जो है निकल करके आजादी का जीवन जीने की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो ये आगे आकर के हम ही लोगों को गुलाम बना दे, शायद ऐसा सोच करके उन्होंने ऐसी व्यवस्था की। तो फिर आगे चलते हैं सर, हमको एक बात ये बात यहाँ समझनी है सर, मंडल कमीशन का जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का फैसला था, उसमें जो है एक ये फैसला, ये क्योंकि ये इस आज के टॉपिक से हटके बात है, क्योंकि ये सामने व्यूवर्स ने लिखा है कि ये व्यूवर्स ये लिख रहे हैं कि मामला ओबीसी का था और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन पे जो है उन्होंने बात कर दी, तो ऐसा क्यों किया? जब मामला ओबीसी का चल रहा था तो शेड्यूल कास्ट को उसमें बीच में क्यों लेकर के चले आए? हाँ, अब ये बात बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है। यही चीज षड्यंत्र समझने की जरूरत है। वहां जब भी कोई केस जाता है तो वो केस सिर्फ वो उनका लपेटा जो है पूरे ओबीसी एससी 85% को हर केस में लपेटते हैं। अब वो आप गए वहां पर मंडल कमीशन का केस लेकर के, तो उन्होंने इसी चीज को जो है वो एससी एसटी पर भी कह दिया कि आगे आप इनके ऊपर भी क्रीमी लेयर लागू करेंगे कुछ समय के बाद, और इनका भी प्रमोशन जो है वो आरक्षण नहीं देंगे। तो देखिए इनका मंशा क्या है। कोर्ट में अगर आप खुद मांगने जाइए तो कहेगा, आपने एक केस आया था, दीपा जी का केस आया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट का केस, तो उसमें क्या था, ओबीसी कोटा में ये भरी थी, तो और जनरल में जो है ओबीसी कोटा में एक सीट था, एक जनरल में था, तो जो
ओबीसी कोटा वाली जो थी वो 92% लाई, वो ले गई सीट। इनका दीपा जी का 90% नंबर था। जनरल में जो लड़की थी उसकी 80% नंबर आया था, तो उसको जनरल का सीट मिल गया। तो दीपा जी ने केस किया कि भाई मेरा नंबर तो जनरल से ज्यादा है, तो मुझे जो है क्यों ना बेनिफिट दिया जाए, इसको मेरिट में मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए और जनरल का सीट मुझे दे दिया जाए। तो वही कहा करके कि आपने चूंकि कुछ एज रिलैक्सेशन है या फीस कंसेशन है, आपने ये ले लिया, तो इसीलिए आप रिलैक्सेशन कंसेशन के वाले हैं, इसलिए आपको जनरल में नहीं भेजा जाएगा। इसी केस में वो जजमेंट आया था, इसी केस में आया था। तो अब अगर चाहते कोर्ट तो कह देते भैया कि अगर इस तरह का प्रोविजन है कंसेशन वाला, रिलैक्सेशन वाला, तो आप उसको खारिज करिए, मेरिट को तवज्जो दीजिए। तो उन्होंने ये खारिज नहीं किया, ये प्रोविजन चाहते तो खारिज करके मेरिट को तवज्जो दे करके और दीपा जी को जनरल में सिलेक्ट कर लेते वो, लेकिन उनको रोकना था और एक उल्टा अड़ंगा लगा दिया, आपने कंसेशन और रिलैक्सेशन ले लिया, इसीलिए आपको हम जनरल में नहीं दे सकते हैं। तो वही बात है, अगर एक आदमी के बारे में आप कुछ मांगने जाइए तो उनका तो रोकेंगे, उसके साथ में और जो भी लोग आप जाएंगे उनके बारे में भी वही काम करेंगे, उनको अड़ंगा लगाएंगे। अभी आपको देहरादून का केस आया था कि उसके जो है प्रमोशन को जो है रोक दिया गया था या डिमोट कर दिया गया था कुछ कानून की वजह से। तो वहां उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया कि नहीं, आपका प्रमोशन नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि आपका प्रमोशन में आरक्षण का कोई अधिकार ही नहीं है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। और साथ में एक अब ये भी एक लाइन जोड़ दिया उसने, यार भाई आरक्षण तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं, इसको किसने बोला था भाई, हमको ये बताइए कि राइट है या नहीं है या फंडामेंटल राइट है। तो अपने मन से ही और जोड़ दिया शब्द, ताकि इसका पूरा देश में एक हंगामा मचे और उनके लोग इस बात को लेकर के एजिटेट हों कि अब तो आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इसके जो है जनरल, इनके सॉलिसिटर जनरल वहां रहते हैं और वो उनके थ्रू कहवाते हैं कोर्ट को, और वहां फैसला करके सारे इनके लोगों के बीच ये भाव पहुंच गया कि अब तो आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं। तो अरे वो तो अपना व्यक्तिगत मांग रहा था कि मेरा प्रमोशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको हाँ या ना कहते, लेकिन आप कह दिए कि नहीं, आपका रिजर्वेशन ही नहीं है आपका फंडामेंटल राइट, जबकि संविधान के पार्ट लिखा हुआ है आरक्षण के बारे में आर्टिकल 15-16 के अंदर में, लेकिन जज को यही नहीं दिख रहा है कि आरक्षण कहाँ लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि क्या ये कर रहे हैं, जजमेंट फैसला केस है कुछ और, फैसला दे रहे हैं कुछ और। कि 18 पुराण में हर जगह आपको लिखा हुआ है कि कोई भी पुराण पढ़ लीजिए कि शूद्रों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं है और ये 3 वर्णों सेवा के लिए पैदा हुए हैं। ये बात आपको कोई सभी पुराणों में मिलेगा, गीता में मिलेगा, रामायण में मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, मनुस्मृति में मिलेगा, सब जगह यही बात लिखी हुई है कि शूद्रों को 3 वर्णों की सेवा करने का ये अधिकार है। ये बात सही कह रहे हैं आप। 18 पुराण, 32 उपनिषद ले लीजिए, 4 वेद लीजिए, सब जगह राम लीजिए, रामचरितमानस लीजिए, रामायण लीजिए, गीता लीजिए, महाभारत, सब जगह ही लिखता है ये लोग कि इनका जो है सेवा के लिए पैदा हुए हैं, 3 वर्णों का संपत्ति और शिक्षा का अधिकार नहीं है। अगर कुछ जमा कर लिए हैं तो ब्राह्मण इसको जबरदस्त छीन ले, ये उनका हक है। ये हक भी दिया, और अगर ये लोग कुछ दिया जाए तो अब वही को आप कहिए भाई रिजर्वेशन के बारे में फैसला मांगिए, तो कहते हैं कि आपका आरक्षण नहीं है। प्रमोशन के लिए केस करिए तो आरक्षण आपका अधिकार नहीं है। फिर आप इनको कहिए मेरा प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो कहेगा तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तो ये हर जगह जो है पुराण लिखे जा रहे हैं, यही लोग हैं जो इनके पूर्वज जो है पुराण लिखे थे, अब वही उनके जो पुराण लिखे थे उनके वंशज अब ये फैसले लिख रहे हैं उनके जगह पे। यानी उसका ये वो जो उस समय के पुराण है वो उस जमाने के फैसले हैं, जिस तरह से आज के फैसले जो है विभिन्न प्रकार के अड़ंगे लगा करके विभिन्न प्रकार के अड़ंगे लगा करके जो कह रहे चलो ऐसे नहीं तो ऐसे इनका अधिकार खत्म किया जाए, तो एक तरह से वो वही प्रक्रिया चल रही है, यानी उस मानसिकता से जो है बाहर नहीं निकल पाए। जैसे बाबा साहब ने एक बात कही थी जब संविधान बन रहा था, तो कहा कि जो है भारत में एक
जिसे लोकतंत्र भारत को एक लोकतंत्र भारत का निर्माण करने की मेरी एक मंशा है, क्योंकि भारत जो है कभी भी प्रजातांत्रिक देश नहीं रहा है। जैसे कि कोई फैसला पंडित जी के माध्यम से होता था, जैसे पीवी काणे ने भारतीय धर्म शास्त्रों के इतिहास में लिखा कि सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन, ईश्वर मंत्रों के अधीन, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। तो सब कुछ जब उनका हो गया तो हम लोगों का बचा क्या है? तो उसी बात को आज हमें लग रहा है कि ऐसे हो गया है, सारा देश संसद के अधीन, और संसद जो है वो संसद जो है न्यायपालिका के अधीन हो गई, क्योंकि संसद में जो कानून बनता है न्यायपालिका उसको खारिज कर देती है, और न्यायपालिका ब्राह्मणों के अधीन होगी। तो मतलब जो उस बात को जो है उस तरह से भी कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं दिख रही। पीवी काणे को इसी बात पर भारत सरकार ने जो है भारत रत्न दिया है। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन, ईश्वर मंत्रों के अधीन, मंत्र ब्राह्मण के अधीन, जो उन्होंने लिखा था धर्मशास्त्र के इतिहास में, वो मिला है। तो एक तरह से जो देखा जाए तो साथियों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो आज का डिस्कशन का विषय ये था कि जो है न्यायपालिका में एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, बीजीएनटी और इनके अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के हिसाब से जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए न्यायपालिका में। जो नीचे से कोर्ट हो, चाहे जिला कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो हमारे भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकार है, जिसकी चर्चा आदरणीय राव साहब ने किया है। जैसे आर्टिकल 12 में जो स्टेट है, वहां आर्टिकल 16 में अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट की बात कही है। तो अपॉइंटमेंट जहां होगा, अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट जहां होंगे, वहां रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बात संविधान में। ये बात अलग है कि जो है दूषित मानसिकता के लोग जाकर के एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के भेदभावपूर्ण फैसले देते हैं, वो बात अलग है। वो देते हैं, लेकिन देश की जनता को समझना चाहिए। उस देश की जनता को समझाने के लिए यही बात कही जा रही है कि जो है, जो हम लोगों के लिए न्याय की बात करता है, जिसको जिम्मा दिया गया है न्याय करने के लिए, वही एक तरह से अन्यायपूर्ण फैसले समाज के लिए दे रहे हैं। तो इस बात को जनता को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए, अपने हक अधिकारों को जानने के लिए ही ये कार्यक्रम चलाया गया। और ये समय समाप्ति की ओर है। फिर मैं सबसे ये निवेदन एक बात और मैं रखूंगा इसको थोड़ा सा। जी, बस मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी बात को कह करके समाप्त करिएगा। जी जी। हाँ जी जी। कि अब देखिए जो है, इस देश में सामंतवाद को फिर से वापस लाया जा रहा है कोर्ट के थ्रू। जी जी। अब आप बात करेंगे तो अब ये जो है, इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रीवी पर्स का उन्मूलन किया था। जितने राजे रजवाड़े थे उनको पेंशन का प्रोविजन था आर्टिकल 291 के थ्रू। तो उनको जो है इंदिरा गांधी ने 71 में रद्द करके इनके जो है जितने भी पेंशन थे राजे रजवाड़ों को बंद कर दिए थे, और इनके सारे जायदाद को एक्वायर किए थे। अब क्या कर रहे हैं कि यही राजे रजवाड़े जो है कंपनियां बना ली हैं अपने नाम से, कंपनियां बना ली है। अब उन्हीं के जो है जितने जमीन है, सरकार जो है गरीबों से, किसानों से वो जबरन एक्वायर करके उन कंपनियों को दे रही है। तो अब राजे रजवाड़े जो है कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर बन गए हैं, और वो कंपनियां खोल के, और उनको सरकार लोन दे रही है, बैंकों से लोन भी दे रही है, और किसानों के जमीन को हड़प करके उसको जबरन छीन करके इनको दे रही है। और वो जो है वो प्रॉपर्टी बिल्डर बने हुए हैं, अब बन के प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, और वो अब जो हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, और सारे पैसे को लेके भाग गए और विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग। तो अब आप देख रहे हैं इस तरह से आपका जो है सामंतवाद जो है फिर से वापस आ रहा है। इसको आप कह सकते हैं सामंतवादी हमारे देश में चालू हो गया। अब जो है सामंतवादी आ गया है। टाटा बिरला वाला जो है नए प्रकार का सामंतवाद, जो है नए प्रकार का सामंतवाद, यानी जो जी 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 अब गठजोड़ करते, जैसे टाटा बिरला का पूंजीवाद खतरनाक नहीं था, वो लोग थोड़ा सा सामाजिक लोग थे, वो लोग कुछ काम करते थे लोगों के लिए। लेकिन ये जो सामंतवाद वाला जो पूंजीवाद पैदा हुआ है, इनका मेन मकसद है लोगों को फिर से शोषण कैसे करना है, इस पर शासन कैसे करना है, इनको पुरानी व्यवस्था में कैसे ढकेलना है, ये सारी चीजें आ रही है। तो ये आप लोगों को जानना पड़ेगा इस। तो ये सारे कोर्ट के माध्यम से कराए जा रहे हैं कि जितना एक्वायर हो रहा है लैंड, कोर्ट कह रहे हैं सही है, आदिवासियों को खदेड़ रहे हैं, कोर्ट कह रहा है सही है, SC ST के जमीन को वापस लिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कोर्ट सही है। और उसका मुआवजा का है प्रबंध, आर्टिकल 31 में पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि बगैर मुआवजा दिए इनको हटा नहीं सकते, कोई मुआवजा नहीं है। पूरा सरवर डैम बना पर पटेल जी की मूर्ति लगी है, सारे आदिवासियों को खदेड़ दिया गया वहां से। अभी जो है
छत्तीसगढ़ में सारे आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, वो वापस ले रहे हैं जमींदार अपनी जमीनों को। अब वो कंपनी के नाम से ले रहे हैं, जमींदार के नाम से नहीं ले रहे हैं। अब आपका जो है नाम बदल दिया गया है, राजा नहीं है, आ गया उसके जगह पे। तो ये सारी चीजें आपको एक तरह से कंपनी में देखे जाए, उसी का माँ है, बाप है, भाई है, भतीजा है, वो सारा, वो जो सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव पावर है, वो सब अपने घर में ही बांट लिया उन्होंने सारा। और ये हम लोगों का मूर्ख बनाया जा रहा है। ये जनता व्यस्त मताधिकार लेकर के भी एक तरह से मूर्ख बनी हुई है। जनता का ये भी मूर्ख बना रहे हैं कि जनता को समझना चाहिए जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, व्यस्त मताधिकार है, इसको जो है हम लोग जो है समझ करके, समझा करके एक अपने लेवल की एक सरकार बनाए। तो सर आप आए, आपने बहुत अच्छी बात है। लास्ट लाइन में कंक्लूड करूंगा इसमें कि मेरे दर्शकों को ये बात जानना चाहिए कि कोई भी पंचायत फैसला होता है तो उसमें एक जाति के लोग नहीं होते हैं। तो संविधान होती है तो कम से कम 5 जज बैठते हैं उसमें। तो 5 जज में 5 जज ब्राह्मण या सवर्ण होते हैं, उसमें SC ST OBC कोई नहीं होता है। तो ये आप लोग जानिए इस बात को, क्यों नहीं उसमें OBC SC ST का अगर संवैधानिक मामला है, ये 100% लोगों की बात है, तो फिर 10% 15% लोगों का भी नुमाइंदे क्यों बैठते हैं संवैधानिक बेंचों में। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमारे लोग को उसमें आना चाहिए। तो संवैधानिक बेंच जब भी बैठे तो उसमें सारे जाति वर्ग के लोगों को 85% लोग तो उसमें होते ही नहीं है, उन्हीं के खिलाफ फैसला आना होता है। तो हमारे लोग को सबसे पहले बात का करना चाहिए कि भाई पंचायत भी, हम खाप पंचायत भी बैठती है तो 5 जाति बिरादरी के लोग होते हैं। तो इसमें भी जो है 5 जाति के लोग बैठे, 5 वर्ग के लोग बैठे, SC ST OBC माइनॉरिटी 5 लोग बैठे संवैधानिक बेंच में। और दूसरी बात एक कहना इसलिए ये चाह रहा था मैं कि ये जो बेंच होते हैं एक ही जाति वर्ग के लोगों के, तो इसकी वजह से वो फैसला एक तरफा है वो। तो इन सब चीजों पर भी करना पड़ेगा, ऐसे चीजों को खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी कि भाई आप तो लोकतंत्र की बात करते हो और आपका बेंच जो है वो लोकतांत्रिक है, तो आप वो लोकतांत्रिक बेंच बना करके और लोकतंत्र की स्थापना कैसे कर सकते हैं? 85% के भाग्य का फैसला कैसे हो सकता है 5% 10% लोगों के द्वारा? तो ये चीज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। बहुत पूरी डिबेट का सारा आपने बताया कि यदि गांव में अगर खाप पंचायत भी बैठती है तो उसमें एक सार्वजनिक फैसला दिया जाता है, 5 कम से कम 5 पंच बैठते हैं, तो 5 अलग अलग बिरादरी के लोग उसमें बैठते हैं। तो ठीक उसी तरह से यदि न्यायपालिका हमारी एक देश की बहुत बड़ी पंचायत है, तो उसमें अगर फैसला देती तो उसमें विभिन्न जाति वर्गों के जो है, विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते उनके वर्गों के प्रतिनिधि तो होने चाहिए। यदि एक खास वर्ग के लोग ही बैठ करके फैसला देंगे और वो भी उनके खिलाफ देंगे तो ये जो है अनजस्टिस की बात होगी। तो इसी वजह से जो है कहा जा रहा है कि न्यायपालिका में SC ST OBC NT DNT VJNT और इनके अल्पसंख्यकों का उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और एक लाइन जो है इंदिरा साहनी केस का जो है 9 जजों का बेंच था, उस फैसला को बदलने वाले 2-3 लोग के बेंच आजकल आ रहे हैं। अब बताइए, कोई भी बेंच का फैसला है तो उससे बड़े बेंच की जरूरत होती है, लेकिन ये 1-2 जज बैठ के जो है 9 बेंचों की जज के फैसला बदल लिए हैं। SC और ST इस बात को कि आपको जब कुछ देना होता है तो बड़े बेंच की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब उसको खारिज करवाना होता है तो उसको एक जज खत्म करने के लिए तैयार है लोग। तो ये देखिए कितना बड़ा घटिया काम हो रहा है हमारे जुडिशरी में कि एक जज 2 जज के 9 बेंच के जजों को जो है, जजों की फैसले को ये बदलने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहीं पर आपको समझने की जरूरत है कि 2 आदमी आपके खिलाफ फैसला दे सकता है, लेकिन आपके फैसले के लिए 10-11 आदमी चाहिए आपको। यानी पक्ष में फैसला देने के लिए 10-11 आदमी की जरूरत है, लार्जर बेंच की जरूरत है, और उसको खारिज करने के लिए जो है स्मॉल बेंच से भी जो है खारिज करा दिया जाता है। मतलब इस तरह का एक षड्यंत्र जो है इन लोगों के लिए, SC ST OBC के लिए, हम लोगों के लिए, पूरे इतने बड़े जन समुदाय के लिए जो हो रहा है, ये जो SC ST OBC के लोगों को जानने की जरूरत है। हमारा मकसद जो है आपको अवेयर करना है, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, जो समाज की जो सच्चाई है इस बात को हम स्वीकार करते हैं
हम विद्यार्थी जीवन से ही हम सताए गए हैं और आज भी हम लोगों को सताया ही जा रहा है। आज हम प्रोफेसर है, फिर भी हम लोगों को किसी न किसी रूप में प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबको ये वीडियो सबको शेयर करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, और जो जहां भी है उसको समझ करके जो है फिर अपना एक तरह से अवेयरनेस का काम करना चाहिए। क्योंकि मैं आज एक प्रोफेसर हूँ और मैं जब विद्यार्थी जीवन में मैं पढ़ाई करता था तो भी मुझे जो है इस भेदभाव का शिकार होना पड़ा। बीएससी में भी भेदभाव का शिकार होना पड़ा, एमएससी में भेदभाव का शिकार होना पड़ा, एमफिल में गया तो भी भेदभाव का शिकार होना पड़ा, पीएचडी में गया तो बहुत बड़ा भेदभाव का शिकार होना पड़ा, और अब नौकरी में मैं हूं तो भी मुझे भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। तो जैसे हम जैसे लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, तो जो सामान्य जो लोग हैं, जो जिनके पास 2 रुपए भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो कितने भेदभाव के शिकार होंगे। तो ये जरूरत है इस देश में एक जागरूक होकर के, पढ़े लिखे लोगों को जागरूक होकर के अपने हक अधिकार को लेने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये कार्यक्रम आज यहाँ एक बात, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं समानता, न्याय और संविधान की, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, समानता, न्याय, संविधान की बात कर रहे हैं। इसके आड़े जो भी आएगा उसके खिलाफ बात करेंगे हम। जी जी, बिल्कुल बात होगी। जो भी आएगा बीच में समानता स्थापित करने के लिए, अन्याय पैदा करने के लिए और समानता को रोकने के लिए, स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए जो आदमी आएगा बीच में, उसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी, हमको करना चाहिए। हमारे दर्शक इस बात को समझे कि आखिर ये करने की आवश्यकता है कि नहीं है। जी, वो संविधान द्रोही है, संविधान द्रोही है वो, जो संविधान जो समानता और न्याय के खिलाफ काम करता है, वो जज हो या मंत्री हो या नौकरशाह हो, वो सारे संविधान द्रोही है। अगर भारत में कोई संविधान द्रोही या भारत द्रोही कहें तो ऐसे लोगों को संविधान द्रोही, भारत द्रोही कहना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक।